मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है और दुआ भी यही होती है कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, आप भी खुश होंगे और आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। मौसम चेंज हो रहा है जनाब और दिन ब दिन सर्दी में भी इजाफा होता जा रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो पहनावे पहन रहे हैं या ग़िज़ा में मौसम के मुताबिक ही तब्दीली लेकर आएँ और इसको बेहतर से बेहतर किया जा सके। घर में मौजूद ख़ासतौर पर जो बूढ़े अफराद होते हैं और ख़ासतौर पर बच्चों का ख्याल इस ट्रांजिशन पीरियड में हमें ज़रूर रखना चाहिए और साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द जो ज़रूरतमंद लोग हों जो इस सर्दी के मौसम में अपने लिए कोई लिबास, कोई स्वेटर या जैकेट नहीं ख़रीद सकते हैं, तो आपको चाहिए या हमें चाहिए कि हम उनकी मदद कर दें जहाँ तक भी हो सकती है, ताकि वो भी ये जो मौसम की शिद्दत है इससे अपने आप को महफूज रख सके। बेशक हमें पता है कि मुश्किल वक्त है, ये महंगाई का दौर भी है, हर कोई इस वक्त टेंशन में है, लेकिन अगर आप कुछ नया ख़रीद कर नहीं दे सकते ना तो कोशिश करें कि जो आपके इस्तेमाल की चीज़ हो, जो आपने पहले इस्तेमाल की हो, बेहतर हालत में मौजूद हो आपके पास, वो किसी ना किसी को दे दे। कुछ अर्सा पहले एक कैंपेन शुरू हुई थी मुख्तलिफ इलाकों में, हमने देखा कि दीवारे मेहरबानी के नाम से कैंपेन स्टार्ट की गई, जिसमें लोग जो थे अपने पुराने या फिर नए कपड़े आके दीवार पर लटका कर चले जाया करते थे और जिसको भी उन कपड़ों की ज़रूरत होती थी वो वहाँ से उसको लेकर घर चला जाता था और इस तरह हम किसी का वकार भी मजरू किए बगैर उनकी मदद किया करते थे। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था और ये एक अहसन कदम था, लेकिन शायद हालात के पेश नज़र आहिस्ता आहिस्ता ये भी दम तोड़ गया है, लेकिन फिर भी हमें अपने तौर पर हमारे आसपास नज़र रखनी चाहिए और लोगों की मदद करते रहना चाहिए इसी तरह कि ताकि लोगों की इज्जत भी मजरू ना हो और हम उनकी मदद भी कर दें। कहते हैं कि जब आप किसी की मदद कर रहे हो ना तो आपके हाथ को दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि जनाब आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो आपको दिल में होना चाहिए कि हम किसी की मदद कर रहे हैं और हमसे किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है। नहीं आप लोगों को बताएंगे, नहीं दुनिया को बताएंगे तो कुछ नहीं होगा। शोबाजी नहीं हमने करनी है, किसी को दिखा के किसी की मदद नहीं की जाती है, अपने लिए मदद की जाती है, अल्लाह के लिए मदद की जाती है। तो ये मेरा थोड़ी सी एक थी कि आज मैं आपको बताऊँ कि जनाब ये एक इनिशिएटिव लिया गया था। अच्छा चलिए ये ख़त्म हो गया, लेकिन हम अपने तौर पर तो इस तरह के छोटे छोटे से अमल कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जनाब अब कुछ बात हो जाए सेहत और फिटनेस के हवाले से, तो हमारी सेहत के मसाइल पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाते हैं और आखिरी दम तक हमारे साथ रहते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 15 मिलियन बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं, जबकि 5 साल से कम उम्र बच्चों में होने वाली अमवात का एक बड़ा हिस्सा कबल अज वक्त पैदा होने वाले या फिर 1 माह से कम उम्र बच्चों पर मुश्तमिल है। और आलमी सतह पर किए जाने वाले एक सर्वे के मुताबिक 184 ममालिक में 5 से 8% बच्चे प्री टर्म या फिर प्री मैच्योर पैदा होते हैं और उनमें से 2/3 बच्चों की जिंदगियां बेहतर सहूलियात या फिर बर वक्त इलाज से बचाई जा सकती हैं। 2016 में यूनिसेफ की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके मुताबिक ये बताया गया था कि पाकिस्तान में सालाना 8,60,000 बच्चे कबल अज वक्त जन्म लेते हैं, जिनमें से 1,02,000 बच्चे इंतकाल कर जाते हैं। गुज़श्ता बरस भी एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में हर रोज़ 600 से ज़ायद जो नौज़ायदा बच्चे हैं वो अपनी डिलीवरी से पहले पैदा होते हैं या फिर पेचीदगियों के सबब वो बाद में फौत हो जाते हैं। और इस एतबार से पाकिस्तान ऐसे 10 बड़े ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ रहा है जहां कबल अज वक्त पैदाइश की पेचीदगियों के सबब बच्चों की हलाकत की शरह बहुत ज़्यादा है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बच्चा मुद्दत से मुकम्मल करने से पहले ही पैदा हो जाता है, जिसे मेडिकल टर्म में प्री मैच्योरिटी या फिर प्री टर्म कहा जाता है। बाज़ औक़ात इन बच्चों के जिस्म के किसी अहम उज़्व की नशोनुमा नहीं हो पाती और नतीजतन वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं या फिर कोई माजूरी उन्हें लाहक हो जाती है। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद यही है कि कबल अज वक्त पैदाइश से मुतालिक एहतियाती आगाही पैदा की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो प्री मैच्योर बेबीज़ हैं उनकी पैदाइश की शरह में कमी लाई जा सके। तो प्री मैच्योर डिलीवरी की वजूहात क्या हो सकती हैं, इस मसले से कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या एहतियात
एहतियात हमें करनी चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर सुंबल अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सुंबल, आपको वेलकम कहती हूँ जॉगल लाहौर में। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आज हम ये वर्ल्ड डे मना रहे हैं, इसी की रेफरेंस से मैं अपने सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस देना चाहूँगी कि प्री टर्म डिलीवरीज पाकिस्तान सेरेफेरिस क्या टॉप ऑफ द लिस्ट आता है कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं। वक्त से पहले पैदा होने की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे अब क्या वजह है जिसकी वजह ये से कॉम्प्लिकेशंस ना सिर्फ बच्चों में आ जाती हैं बल्कि मदर्स को भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस सहनी पड़ती है। अच्छा, प्री मैच्योर डिलीवरी की वजूहात क्या हो सकती है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इसके? जी, इसमें 8 से 10 वजूहात हैं जिसकी वजह से वक्त से पहले ही डिलीवरीज हो जाती हैं। अच्छा, उस सबसे बड़ी वजह जो है, अगर हम शुरू से ही प्रेगनेंसी को लेके चलें तो उसमें सबसे बड़ी वजह इन्फेक्शन है। मतलब माओ को जो अर्ली ही प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हो जाता है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन यूरिन इन्फेक्शन है, मतलब पेशाब में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑन एंड ऑफ वक्त से पहले उन्हें दर्दें शुरू हो जाती हैं, पानी पड़ना शुरू हो जाता है या खून पड़ना शुरू हो जाता है। ये सारे साइन ऑफ लेबर हैं, इसे हम साइन ऑफ लेबर कहते हैं। अगर ये टाइम से पहले हो जाएं तो इसे अर्ली साइन ऑफ लेबर्स कहा जाता है। ये 5वें महीने से लेके 9वें महीने तक में किसी भी वक्त प्री टर्म लेबर की वजह से रूनुमा हो सकते हैं। इसका इफेक्ट मदर पे भी होता है और बेबी पे भी होता है। अब बेबी जो है, हम क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में हमारा शुमार है, तो हमारे मुल्क में बहुत अच्छी सहूलतें बहुत बड़े शहरों में कुछ ही हॉस्पिटल्स में मिलती हैं। और बहुत वो जो सबसे बड़ा मसला है वो नर्सरीज का है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। उसमें माँ गिनी चुनी है हमारे और बहुत गिनी चुनी है, लेस देन 1% आप समझें। हाँ, उसकी वजह से बच्चों को इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है, इंक्यूबेटर, वेंटिलेटर में। इवन के बहुत बड़े अस्पतालों में भी बहुत अच्छी नर्सरीज का इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से सबसे पहले जो बच्चे 7वें महीने में पैदा होते हैं उनका वजन ही बहुत कम होता है। जिस वजन कम होने की वजह से वो सबसे ज्यादा नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नर्सरी में रखना पड़ता है। मगर इन इन्फेक्शन से 80 से 90% बच्चे कोप अप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और पाकिस्तान में इसकी शरह बहुत ज्यादा है। जिस तरह मैंने बताया कि पिछले साल भी कितने ज्यादा नौजायदा बच्चे जो हैं वो हलाक हो गए हैं और उनकी डेथ हो गई है। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि एक वजह हो सकती है कि पहले ही इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है माँ को, या पहली अर्ली सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं जिनसे हम बच सकते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी से? इसमें सबसे बड़ी जो रीजन है वो एक एनीमिया है, लाइक खून की कमी। अच्छा, खून की कमी की वजह से बच्चे पे भी इफेक्ट आता है और माँ पे भी इफेक्ट आता है। अब माँ पे जो इफेक्ट आता है वो है कमजोरी का। सही। मतलब कि खून की कमी की वजह से बेबी की ग्रोथ नहीं हो पाती, बच्चे का वजन इतना ज्यादा कम होता है और उसके इर्द गिर्द जो पानी होता है, जो अक्सर आपके सुनने में आया होगा कि पानी कम हो गया। एग्जैक्टली, वाटर बैग जिसे हम कहते हैं, पानी कम हो गया जिसकी वजह से ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो गई। और या उसको वक्त से पहले ही इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वाटर बैग की वो लीक हो जाती हैं। और मुसलसल बच्चे को इन्फेक्शन होता रहता है, क्योंकि माँ के अंदर तो बच्चे की पैदाइश और नश्व-ओ-नुमा बेहतरीन है, मगर अगर हम किसी भी नर्सरी में उसको रखते हैं तो उसका नेमुल बदल नहीं है। माँ का नेमुल बदल कोई नर्सरी नहीं है। इस वजह से मैं अपने सुनने वालों को तमाम को ये मैसेज देना चाहूँगी कि शुरू से ही अपनी खुराक का ख्याल रखें, अपनी सब्जियां, फल, दूध, पानी का इस्तेमाल बेहतर करें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें ताकि इन्फेक्शन ना हो और बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो सके। और ज्यादा ये कि डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें टाइमली, ताकि आप उनको बता सकें और डॉक्टर्स भी आपको बता सकें कि अच्छा आप किस स्टेज पे हैं, आप भी ठीक हैं, आपका बेबी भी ठीक है कि नहीं। अच्छा डॉक्टर सुंबल, बहुत सारी मिथ्स भी इससे रिलेट की जाती हैं, जैसे कि जनाब जो 7वें महीने में बच्चा पैदा होगा वो तो ठीक होगा, लेकिन 8वें महीने वाला बच्चा नहीं बच सकता है, उसकी मतलब फौत हो जाएगा या वो बच ही नहीं पाएगा। तो ये मिथ है, ये इसमें कोई रियलिटी है? जी बिल्कुल, ये सिर्फ मिथ है। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं प्री टर्म के साथ, उन्हें मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि आप
परेशान ना हो। अच्छा। माँ के अंदर गुजारा हुआ एक एक दिन बच्चे के लिए कीमती है। हाँ। और जिस तरह हम डेवलपिंग कंट्री हैं और हम WHO के मुताबिक जो बच्चे का वजन है उसकी पैदाइश के लिए 1 किलो से 1.5 किलो होना बहुत ज़रूरी है प्री टर्म में भी। तो जूं टाइम आगे जाता है 7वें महीने से बहुत बेहतर है कि हम बच्चे की पैदाइश 8वें महीने के दरमियान में या आखिर तक करें, वो ज़्यादा बेहतर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बच्चे की ग्रोथ होती है 8वें महीने में भी, और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलती है और उसकी वजह से बच्चे का सर्वाइवल बेहतर होता है। तो ये एक मिथ है कि 8वें महीने का बच्चा नहीं बचता। बच्चे का वजन जितना अच्छा होगा, इन्फेक्शन से बचेगा, माँ के पेट में रहेगा और उसकी ग्रोथ होगी तो उसका सर्वाइवल भी बेहतर है। मगर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि वक्त से पहले दर्दें लग जाती हैं या आवल नीचे होती है, आवल रप्चर हो जाती है, जिसे हम एब्रप्शन कहते हैं, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो उसमें हम प्रेफर करते हैं कि जितना सेफ साइड पे हम बच्चे को लेके जाएं उतना ही बेहतर है, क्योंकि आफ्टर बर्थ सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन बच्चे में चेस्ट का होता है। उसका 32 वीक्स, मतलब जिस तरह ये 8वें महीने की बात मैं कर रही हूँ, उस वक्त उसका सकिंग रिफ्लेक्स नहीं डेवलप होता, फीडिंग प्रॉब्लम होते हैं उसको वो दूध प्रॉपर्ली नहीं पी सकता, तो हमें उसे नर्सरी में रख के प्रॉपर्ली फीड करवाना पड़ता है। इसके अलावा एक इंजेक्शन लगता है जिसे सर्फेक्टेंट कहते हैं, सही, वो बच्चे के लंग्स को डेवलप करने में बहुत हेल्प आउट करता है। प्री टर्म बच्चों में वो भी हम लगाते हैं, मगर क्योंकि इन्फेक्शन एक टॉप ऑफ द लिस्ट प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से बच्चे आगे जा नहीं सकते, सर्वाइवल नहीं हो सकता, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अर्ली नियोनेटल और प्री टर्म बर्थ की वजह से डेथ्स होती हैं। बहुत ज़्यादा है। तो किस तरह इसको क्या हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं इसकी कि प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो? माँ को क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए उन्हें? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर हम एहतियात की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस कि हम प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ एबनॉर्मल स्टेज, ये एक हेल्दी स्टेज है, इसे इंजॉय करें। के अपनी डाइट अच्छी रखें, लिक्विड इनटेक का इस्तेमाल रखें, दूध का इस्तेमाल रखें, फल लें। ये जितना जंक फूड है, प्रोसेस फूड है, इसको छोड़ दें, ताकि ना तो हमें शुगर, ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ जो थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, इन सब से बचा जा सके। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हम नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ करें, मतलब घर का काम कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई मसला है तो हम अपने पेशेंट को ज़रूर कहते हैं कि वो रेस्ट करें, मगर अदरवाइज अपने घर के रूटीन के काम आप बिल्कुल कर सकते हैं। मगर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना। अगर आपकी कोई हिस्ट्री अच्छी नहीं है, ऑलरेडी मिसकैरेजेस हैं, ऑलरेडी ही बच्चे टाइम से पहले पैदा होते हैं, तो उस केस में हमें पहले से ही एहतियात करनी है, पहले ही डॉक्टर के पास चले जाएं, ताकि मजीद साल ज़ाया ना हो। एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। जूं आपकी एज 35 से ज्यादा होती है तो एबनॉर्मेलिटी का रिस्क और ज्यादा हो जाता है। वो डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमीज का रिस्क 1 in 100% हो जाता है, मतलब 100 में से एक माँ में जरूर ये प्रॉब्लम आती है उसके बच्चे में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम चेकअप करवाते रहें, पता चले कि कोई पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, कोई दूसरा हमारे ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं है, जिस सब की वजह से हम वक्त से पहले लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं। अगर लेबर पेन स्टार्ट भी हो जाती हैं तो अगर हम वजह को, जिस वजह से ये प्रॉब्लम है, उसको ट्रीट कर ले तो बहुत इम्कान है इस चीज़ का कि पेशेंट अपने टाइम पे पहुंच सकता है, वक्त पे डिलीवरी हो सकती है। और जो हम टाइम देते हैं वो पूरे 38 से 40 वीक्स होते हैं, मतलब कि 9 माह मुकम्मल होने के बाद हम उसे टाइम देते हैं, ताकि ऑपरेट की शरह कम से कम हो सके और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा हो सके। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर सुंबल कि अगर एक प्री मैच्योर बेबी पैदा हो गया है, क्या आगे जाके जब वो जैसे ही बड़ा होता जाएगा, उसकी ग्रोथ होती जाएगी, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस बड़े होकर भी एडल्टहुड में भी उसको आ सकती हैं कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस, या फिर वो एक तंदुरुस्त जिंदगी गुजार सकता है? जी बिल्कुल। प्री टर्म बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो बिल्कुल उनकी सेहत के हवाले से आती हैं। मतलब सबसे ज़्यादा उनमें चेस्ट इन्फेक्शंस होती हैं, दिल का मसला होता है, क्योंकि अगर वक्त से पहले पैदाइश हो तो जो बच्चे के दिल के वाल्व हैं बाज़ औक़ात वो हम कहते हैं कि वो प्रॉपरली बने नहीं,
या उनमें सुराख रह जाता है। अच्छा जी, ये भी एक प्री टर्म डिलीवरी का सबसे ज्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशन है कि बच्चों में हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं। इसके अलावा उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है डायबिटीज का। लो बर्थ बेबीज में हमेशा इन्फेक्शन का चांस बहुत ज्यादा होता है। IQ लेवल उनका बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है। उनकी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। हाइट और वेट बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। उनकी हाइट बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है। और उसके बाद अगर वो हम फीमेल की बात करें तो शादी के बाद उनका कंसीव करना, पीरियड से लेके कंसीव करने के मसाइल बहुत ज्यादा आते हैं प्री टर्म बच्चों में, क्योंकि उस तरह से उनकी नशो नुमा बेहतर नहीं हो पाती, जिसका इफेक्ट उनके हार्मोन्स पे भी आता है। अच्छा, मतलब हमारा पूरा सिस्टम हार्मोन्स पे चलता है, बिल्कुल, जिसमें थायराइड, ओवरी के हार्मोन और अंडेदानी जिसे हम कहते हैं उसके हार्मोन है, और ब्रेन से हार्मोन निकलते हैं। इन सब का एक साइकिल बनता है। जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उनमें वो साइकिल प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो सकता, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट आता है। आगे जाके ब्लड प्रेशर और शुगर के मसाइल भी हो सकते हैं, और उनकी ग्रोथ अगर प्रॉपर नहीं होती तो जाहिर है वो वक्त उनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। अच्छा, ये तो वो बच्चे हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। लास्ट क्वेश्चन में करने लगी हूँ कि 9 महीने से पहले जो पैदा हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस मैंने देखे जो 9 महीने से भी ऊपर थोड़ा सा टाइम ले जाते हैं, कि उनमें भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या वो नॉर्मल होते हैं? जी, पोस्ट मैच्योरिटी यूजुअली हमारे मुल्क में तो बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे मुल्क में पेशेंट को हम बहुत ज्यादा, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है जिससे हम चेक कर सकें कि हम बच्चे को आगे कितना लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए लेबर स्टार्ट अर्ली हो जाता है। पोस्ट मैच्योरिटी की एज सच कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। हाँ, उसमें ये होता है कि बच्चे में मिकोनियम पास हो जाता है। मिकोनियम कहते हैं कि जिसकी वजह से सबसे ज्यादा सिजेरियन होते हैं, कि बच्चे ने पखाना कर दिया, फिर जनाब ऑपरेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, डॉक्टर सुंबल अफजल कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर सुंबल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। वर्ल्ड प्री मैच्योर डे मनाया जा रहा है कि वक्त से पहले बच्चे जो पैदा हो जाते हैं उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पाई जा सकती हैं। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, शहर लाहौर की ही अगर बात कर ली जाए तो सारे मसाइल मेरे ख्याल से शहर लाहौर में ही पाए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाए तो बिजली और गैस की लोड शेडिंग काफ़ी साल से मामूल बन चुकी है। लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं, हर बार की तरह इस दफ़ा भी मुल्क में गैस की कमी की वजह से तिजारती और घरेलू सार्फिन को गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा है। और पाकिस्तान में गैस बहरान ने गुज़श्ता चंद साल में इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की है, और इस साल भी इस बहरान में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गैस की कमी की 2 बड़ी वजूहात हैं जो सामने आती है। अगर पहली वजह की बात की जाए तो आलमी मंडी में हमने देखा कि दरामदी गैस बहुत महंगे दामों बिक रही है, और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है कि वो इन निर्खों पर गैस खरीद कर $1.5 से $2 फी MMBTU पर मकामी सार्फिन को मुहैया करे। और दूसरी तरफ बड़ी वजह यह बताई जाती है कि मुल्क में मकामी गैस जो बनाई जा सकती है, पैदा की जा सकती है, लेकिन उसकी पैदावार में मुसलसल कमी का शिकार हमें वो नजर आ रही, क्योंकि हमारे यहाँ गैस की व्हील हेड प्राइस नहीं बढ़ी है, जिसकी वजह से मकामी सतह पर जो गैस की पैदावार है उसमें बेहतरी ही नहीं लाई जा सकी। और जब भी जनाब सर्दियां शुरू होती हैं तो गैस की बंदिश का सामना भी हमें करना पड़ सकता है, किया भी जाता है। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि लाहौर शहर को ख़ास तौर पर कितनी गैस की ज़रूरत है, कितनी सप्लाई की जा रही है, और क्या कोई और ऑप्शंस भी हैं कि हम लोग ये जो तलब और रसद की जो खेल है इसको मेंटेन किया जा सके, इसकी जो गैस की जो फराहमी है उसको बेहतरी उसमें लाई जा सके। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन मौजूद हैं। आज डिटेल में जनाब हमने उनसे बात करनी है कि जब भी सर्दियां आती हैं गैस की बंदिश का सामना करना पड़ता है, लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, गर्मियां आती हैं तो जनाब बिजली की बंदिश होती है, बिजली की लोड शेडिंग होती है। तो ये मामला क्या है, कहाँ पर संजीदगी का कोई सामना ही नहीं कर रहा, कोई संजीदा ले ही नहीं रहा इन मामलात को। फ़ाहद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन गैस के हवाले से जैसे हम पहले भी बात करते हैं कि गर्मियाँ आती हैं तो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, और सर्दियाँ भी इतनी आई नहीं है कि हर कोई जो शहरी है वो परेशान है कि गैस की बंदिश शुरू हो चुकी है, या गैस का प्रेशर ही इतना नहीं है, कम आ रही है गैस। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि गैस की ज़रूरत कितनी है लाहौर शहर को, या लाहौरियों को कितनी ज़रूरत है? जी ये अलमिया आप इसको कह सकते हैं कि जब आवाम की परेशानी जो है वो दूर दूर नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। मौसम सरमा जब शुरू होता है तो गैस की फिक्र लग जाती है हर तकरीबन घरेलू सारफ को, हाँ। कि यार अब टाइम पे खाना शाना बना लो, क्योंकि उसके बाद गैस आनी है कि नहीं आनी। बिल्कुल ठीक है। उस सर्दी आने से पहले ही लोग सिलेंडरों का इंतजाम जो है वो करना शुरू कर देते हैं, और यही सूरत हाल गर्मी में भी होती है। हाँ। जब गर्मी आती है तो भी जो है ना वो गर्मी आने से पहले ही लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि यार जनरेटर ले लो, कहीं से यूपीएस लगवा लो, हाँ। कहीं जो है ना वो सोलर का सिस्टम लगा ले, ताकि जो है ना वो गर्मी में लोड शेडिंग बड़ी होनी है। हाँ। तो ये एक अजाब मुसलसल इसको कहा जा सकता है कि ये एक अजाब मुसलसल है जो है वो आम शहरियों पर है। देखें, एक जो है वो अमीर बंदा, ठीक है, जो साहिब जो है बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो सब कुछ कर सकता है, मगर एक गरीब बंदा जो साहिब इस्तिताअत नहीं है उसके लिए ये सारी चीज़ें करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपका जो क्वेश्चन है कि लाहौर में इस वक्त कितनी गैस की तलब है, तो लाहौर की जो तलब होती है वो सर्दी में तकरीबन जो है वो 160 MMCFD से 170 180 MMCFD तक जो है ना वो जाती है। 200 MMCFD तक भी चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जाता है गैस की तलब बढ़ती जाती है, यूज ज्यादा हो जाता है। जो है वो कुछ लोग जनरेटर भी गैस पे चलाना शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथ आपके गीजर जो है वो जब गैस पे चलते हैं, हीटर गैस पे चलते हैं, तो तलब बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। और दूसरी तरफ आप जब आते हैं लाहौर रीजन की बात की जाए, तो लाहौर रीजन में मुख्तलिफ इलाके आते हैं, जिसमें शेखुपुरा भी आ जाता है, मुरीद के भी आ जाता है, ननकाना साहब, ये सारे इलाके आ जाते हैं। तो इस पूरे लाहौर रीजन की अगर तलब की बात की जाए तो उसमें आपकी जो तलब है वो 270 से 280 MMCFD तक, 300 MMCFD तक भी चली जाती है गैस की तलब। ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल सुई नॉर्दर्न की बात करें तो सुई नॉर्दर्न की तलब जो है वो शदीद सर्दी में 2700 MMCFD तक पहुंच जाती है। ठीक है। अब इसमें जब 2700-2800 MMCFD तक पहुंचती है तो इसको जो कुदरती गैस का कोटा है सुई नॉर्दर्न को वो 800 से 900 MMCFD तक मिलता है। उसके बाद बाकी जो शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए इसमें RLNG मिक्स की जाती है। अब RLNG इतनी महंगी है, ठीक है, कि हुकूमत भी वो जो है ना वो बस समझ लें कि भागती है पीछे को कि यार हम इतनी महंगी RLNG लेके कहां से खरीदें, 260 या 270 रुपए फी MMBTU में कैसे लोगों को दें। ठीक है ना। अब मैं अगर बात करूं अपना और आपके घर की अगर गैस का बिल आएगा तो 250, 260, 270 ये मौसम गर्मा में आम बिल है, रूटीन है। बिल्कुल। सर्दी में आप इसका 3 गुना लगा लें, आपको 800 आ जाता है, 1000 आ जाता है, 2, 3, 4000 तक चला जाता है बिल। ठीक है। मगर उस 4000 बिल जाने में आपको ये पता है कि आपका कितनी महंगी RLNG आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। जो इनको चाहिए एक टैरिफ बेसिकली ना डिसाइड करने के लिए, जो ये कर भी रहे थे, मगर वो अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं। लेकिन राना, मैं यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि लाहौर शहर में कुछ इलाकों में, जैसे आपको भी पता है, आप भी रिपोर्टिंग करते हैं कि कुछ इलाकों में गैस आती है, कुछ इलाकों में बिल्कुल ही नहीं आती है, बंद ही रहती है। लोगों को फिर दूसरे मुतबादिल जो ईंधन है उस पर जाना पड़ता है, ऑप्शन पर जाना पड़ता है। तो सप्लाई क्या उतनी दी जा रही होती है, या कि मैकेनिज्म क्या है कि कहीं पर आ रही है, कहीं पर बिल्कुल ही नहीं आ रही है? देखिए, लाहौर शहर जो है एक पुराना कदीम शहर है। हाँ। और यहाँ पर जो गैस का जो नीचे ज़ेरे ज़मीन निज़ाम चल रहा है ना, वो कई जो है ना वो कई साल पुराना है। यानी कि आप 40 से 45 साल तो कहीं भी नहीं गए। जो ये सबर्ब्स है ना लाहौर के करीबी जो इलाके हैं, वहाँ पे 40 से 45 साल। और लाहौर की बात की जाए तो 50 से 60 साल 70 साल पुरानी नीचे पाइपलाइंस हैं। अच्छा, वो अब पाइपलाइंस का यहाँ पे हमारे इदारों की नेग्लिजेंसी भी आती है कि ग्रेजुअली उनकी तब्दीली होती रहती है, मगर वो नहीं हो पाई। अच्छा। ठीक है। अब बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर पुरानी गैस पाइपलाइन है और वो डैमेज हो चुकी है। अच्छा, उससे एक सबसे ज़्यादा नुकसान तो महकमे को अपने खुद को होता है, क्योंकि गैस लीकेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है।
गैस की जो है वो गैस ज़ाया बहुत होती है, वो किसी खाते में नहीं आती, ना वो सारिफ के पास आती है, ना वो महकमे के पास रहती है, वो लीक हो गए तो ख़त्म हो जाता है काम उसका। अच्छा, एक तो ये महकमे को नुकसान होता है, दूसरा सार्फिन को उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उनके पास गैस जितनी उनकी ज़रूरत होती है उतनी पहुंच नहीं पाती। जैसे ही सर्दी होती है तो वो जो है वो गैस का प्रेशर कुछ इलाकों में तो जानबूझ के जो है वो नॉर्दर्न की तरफ से इंतजामिया की तरफ से जो है वो प्रेशर कम कर दिया जाता है, और कई इलाकों में आजकल तो ख़ास तौर पर जो सूरत हाल चल रही है, जैसे जैसे सर्दी करीब आ रही है, बहुत से ऐसे इलाके हैं, गुंजान आबाद इलाके हैं, बल्कि बहुत से पोश इलाके हैं जहाँ पर रात को 10 बजे गैस बंद कर दी जाती है। 10 बजे के बाद जो है वो 1 या 2 बजे रात को 3 बजे गैस की सप्लाई दोबारा शुरू की जाती है, बिल्कुल। और सुबह 6 बजे बंद कर दी जाती है फिर। ठीक है ना, और 6 बजे से 8 बजे तक 9 बजे तक जो है वो 7-8 बजे तक गैस बंद रहती है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए बंद। यानी कि इसको गैस की बेसिकली लोड शेडिंग तो नहीं होती, मगर इसको लोड शेडिंग ही कहा जा सकता है कि ये लोड शेडिंग है, और ये बड़ी खतरनाक भी है। देखिए इस तरह जब अनअनाउंस ऐसा मामला होता है ना, जब आपको कुछ शेड्यूल नहीं मिलता, तो अगर आप बहुत से लोग इस तरह हादसे का शिकार भी होते हैं कि वो चूल्हा को खुला छोड़ देते हैं, वो खुला रह जाता है, या कुछ ऐसा मामला होता है जब गैस आती है तो फिर वो मामला ब्लास्ट हो जाता है, खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई वाकया भी रूनुमा हो जाता है। अच्छा, बहुत से हुए हैं रूनुमा बिल्कुल ऐसे। फहद, हमने देखा है कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं, या इंतजामी भी कहती है कि जनाब गैस पाइपलाइंस में गैस जम जाती है। मतलब ये क्या मामला है? जम जाती है, सर्दी तो वही रहती है, और जब वो फिर आ भी जाती है वैसे ही गैस आ जाती है, तो ये जमने वाला मामला ये अपने सर से उतार रहे होते हैं? नहीं, जमने वाला मामला ये नहीं होता है, गैस जमने वाला कोई मामला नहीं है। यानी कि आप उसका प्रेशर जरा कम कह सकते हैं कि प्रेशर कम हो जाता है, सर्दी हो जाती है। तो ये पीछे से होता है ना, ये फिर उस पे तो नहीं डाल सकते हम? नहीं, गैस पाइपलाइन का जो इशू है ना, बेसिकली तो टेल एंड्स पर गैस आते आते जो है ना वो गैस आपको मिलती नहीं है। जो टेल पे इलाके होते हैं ना, जो एंड पे इलाके होते हैं, हाँ, उनके लिए गैस जो है ना वो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह क्या होती है? गैस की तलब बढ़ जाती है। अब गैस तो वही है जो पाइपलाइन में आ रही है, अगर वो पहले निकलती जाएगी तो टेल वालों को गैस जो है वो कम मिलेगी, क्योंकि पहले इस्तेमाल ज्यादा हो गया। बिल्कुल। अब कुछ सबसे ज्यादा इस वक्त नुकसान जो पहुंचा रहे हैं वो खास तौर पर हमारे ही भाई, हमारे ही जो सार्फिन, जो अपने मोहल्ले में रहने वाले हैं, वही एक दूसरे को नुकसान कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो अपने घर में खाना बनाने के लिए या अपना जो है वो चूल्हा जलाने के लिए वो पूरे मोहल्ले का चूल्हा बंद करा देते हैं। वो होता क्या, जब आप एक कंप्रेसर चलाते हैं, कंप्रेसर होता क्या, वो स्पीड से खींचता है गैस को। एग्जैक्टली। और जो पिछले घर होते हैं उनके पास गैस ही नहीं पहुंचती है, ना अगले घरों के पास ना पिछले घरों के पास, कहीं भी। अगर एक गली में 20 घरों वाली गली है ना, अगर उसमें एक कंप्रेसर है तो वो पूरे 20 घरों को गैस नहीं मिलेगी, आएगी नहीं उस पूरी लाइन में, क्योंकि वो सारी घरों की गैस वो अकेला बंदा खींच रहा है। ये खुदगर्जी भी है, उनको शायद लोगों को इस चीज का भी अंदाजा नहीं, खुदगर्जी है ना ये। मैं खुद चला रहा हूँ और आप जो है वो महरूम रह रही हैं इस चीज से। अगर थोड़ी आ रही है तो चलो मिलके इस्तेमाल कर लेंगे, तो थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल सब कर लेंगे, मगर वो एक हिर्स से खुदगर्जी जो है वो लोगों में कुछ लोगों में पाई जाती है, लालच पाई जाती है ना कि हम ज्यादा इस्तेमाल कर ले, हमें मिल जाए। लेकिन मैं फहद ये पूछना चाहूंगी कि आपके जराए क्या कहते हैं? आप इतनी देर से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, आप देखते हैं, और हर दफा हम आपको बुला के पूछते भी हैं जनाब कितनी गैस आ रही है? लाहौर शहर को उतनी गैस मुहैया की जा रही है जितनी उसको चाहिए भी? देखिए, इस वक्त तो लाहौर शहर को उतनी गैस मुहैया नहीं की जा रही। उसकी वजह यह है कि जब एक तो लोड शेडिंग शुरू हो गई है, आपने देखा होगा बहुत से इलाकों में गैस नहीं आती है। हाँ। महकमे का मौक़िफ़ यही है जी, हमें हमारी जितनी तलब है हम उतनी गैस सप्लाई कर रहे हैं। अब महकमा तलब को किसको लेता है कि जी हम दोपहर के टाइम खाना बनाने के लिए, रात के टाइम खाना बनाने के लिए, सुबह के टाइम नाश्ता बनाने के लिए हमारी तलब ये तलब नहीं है। रूटीन में जो गैस लोगों को चाहिए होती है, पूरी करनी है इन्होंने तलब, क्या करना चाहिए इन्हें? ये मैं आपको वैसे हकीकत बता रहा हूँ कि इस दफा गैस का बहरान शदीद होगा। अच्छा, हाँ, मतलब अभी इतना नहीं है, अभी और होना है? भी नहीं है। हाँ जी, उसकी वजह ये है क्योंकि आप वजीर आजम पाकिस्तान का आपने शायद वो बयान सुना होगा, उन्होंने कहा था अभी भी तो देखे ना टाइम, अभी भी तो देखे फहद साहब, अभी भी टाइम 3 टाइम उन्होंने कर दिया है कि जनाब आप 2-2 घंटे में आपने जो करना है ना पूरा कर रही है। तो डॉक्टर का नुस्खा हो गया कि हर 2 घंटे बाद आपने जो है ना गैस लेनी है। इन इलाकों में इस वक्त ये सूरत हाल है, अगर उन्हें शदीद सर्दी में ये 3 घंटे भी गैस मिल जाए तो बहुत बड़ी गनीमत जाननी चाहिए, क्योंकि पता नहीं जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो इसमें मौसम सरमा में
जो चूंकि दरामदी RLNG जो है वो नहीं आ सकी, तो हमारी मकामी सतह पर नहीं पैदावार इसकी बढ़ाई जा सकती है? मकामी सतह पर देखें, 2-3 मुतबादल जराए जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी। अगर अब हम बिजली की जरूरत देखें ना, बिजली अगर हम सस्ती बिजली नहीं बनाएंगे, हम सोलर पे नहीं जाएंगे, हाइडल में नहीं जाएंगे, तो वो नहीं पूरी कर सकते हम। ठीक है, इसी तरह गैस का है, बायोगैस के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे आप, जो है वो जहाँ जहाँ आप एक्सप्लोर करेंगे, जिन जिन इलाकों में गैस है वहाँ पर वो गैस निकलेगी, हमारी जरूरत पूरी होगी। ठीक है, मगर यह है कि अभी वो मामला तो बहुत दूर है, जो है ना वो जिनकी ज़रूरत है वो मामला तो होते दिखाई नहीं दे रहे। अगर पंजाब की बात की जाए, पंजाब एनर्जी डिपार्टमेंट है एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उनके बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे बायोगैस के और ये वो, मगर वो सब इस वक्त ठप पड़े हैं। कोई यहाँ तो ठप पड़ जाते हैं ये मंसूबे, यहाँ इतने स्लो हो जाते हैं कि जब वो पूरे होते हैं तलब उनसे 3 गुना ज्यादा हो जाता है। दूसरा मुझे फहद ये बताइएगा कि ये जो लोड शेडिंग का सिलसिला है, गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला कितने सालों से जारी है, और जैसे इधर कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो हमें गैस मुहैया कर रही हैं, और कितने सालों से ये सिलसिला जारी है और इंतजामिया जो है आंखें मूंद के बैठी हुई है? देखें, ये जो गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला है ये तो गुज़िश्ता 6-7 साल से ज़्यादा हो गया है। इससे पहले कम था, कोई 7-8 साल अच्छा से जैसे जैसे अच्छा हर साल तलब मुख्तलिफ होती है। क्यों कि हर साल आपकी आबादी में इजाफा होता है, कनेक्शन में इजाफा होता है, आपकी कंजप्शन में। अच्छा, सबसे बड़ा नुकसान जो गैस ना होने का ना, वो जो हमारे ताजर हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज है, अच्छा, उसको बड़ा नुकसान है इसका गैस का। देखिए, जब गैस की तलब बढ़ेगी, अभी घरेलू सार्फिन के लिए जो है वो इंडस्ट्री को गैस बंद कर दी जाएगी अगले 2-3 माह के दौरान। ठीक है, अब तो घरेलू सार्फिन को भी नहीं गैस मिलेगी आने वाले दिनों में, उनको वो सिलेंडर्स मुहैया किए जा रहे हैं न्यू कनेक्शंस वालों को। हाँ जी, यही मैं अभी बात करने लगा था आपको कि पिछले नवंबर में वजारत जो है वो ऑयल एंड गैस की हिदायत पर तमाम न्यू कनेक्शन बंद कर दिए गए। एग्जैक्टली, उसमें जो है वो उसका क्या नाम है, घरेलू और तमाम घरेलू कनेक्शन बंद किए गए। उसके बाद उन्होंने जो डेवलपमेंट के काम थे वो भी सारे बंद कर दिए। यानी कि आप किसी इलाके में फ़र्ज़ करें गैस पाइप लाइन नहीं है, तो वहाँ पर लाइन डालने के लिए जो डेवलपमेंट के काम होते थे वो लाइनों की एक्सटेंशन भी उन्होंने बंद कर दी। बिल्कुल, ठीक है, पूरा 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया वो ये सारे मामला बंद है। ठीक है, लोग करोड़ों रुपए लोगों के जमा हैं, ठीक है, अरबों रुपए बल्कि होंगे। ठीक है, लोगों के जमा है न्यू कनेक्शन के लिए, उनको कनेक्शन नहीं मिल रहे। अब ये देखें कि वो रेवेन्यू किधर है भाई, वो उनके पैसे जो जमा है यहाँ तो उनको वापस कर दो। ठीक है ना, अब कंपनी के पास वो सारे पैसे इस वक्त मौजूद हैं, यानी कि मैंने अगर डिमांड नोट जमा करवा दिया है तो फिर मुझे गैस का कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा? ठीक है ना, ये अगर कंपनी के पास गैस नहीं है, ये कंपनी का मामला है। कंपनी को पहले सोचना चाहिए था मुझे डिमांड नोट देते हुए। अब जब मुझे डिमांड नोट दे दिया, मैंने डिमांड नोट जमा करवा दिया, जाते जाते फहद साहब मैं पूछना चाहूंगी जनाब के कितना शॉर्टफॉल है इस वक्त लाहौर में, और कितनी हमें चाहिए और कितनी सप्लाई की जा रही है? बस ये जाते जाते हमारे नाज़रीन को बता दें। जी बिल्कुल, लाहौर में अगर बात की जाए तो इस वक्त सिर्फ लाहौर शहर की बात की जाए तो 160 से 170 MMCFD गैस की जो है वो तलब है, और 150, 140, 150 जो है वो लाहौर को मिल रही है। ठीक है, यानी कि 20-25 MMCFD का सिर्फ लाहौर में शॉर्टफॉल है, और ये मजीद आगे बढ़ सकता है। हाँ, एग्जैक्टली, तलब भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, तलब तो रोजाना के बुनियाद पर बढ़ती जाएगी, और ये जो शॉर्टफॉल है जिसके बारे में हम बात करें ये भी बढ़ता जाएगा, और आने वाले दिनों में ये जो गैस लोड शेडिंग है ये इसका बहरान जो है संगीन होता जाएगा। फहद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद है। फहद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, आपने कहने जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए इल्म और हिकमत के हवाले से, तो जिंदगी को हकीकी मायनों में समझने के लिए किताब, दोस्ती और फलसफे को पढ़ना इंतहाई जरूरी होता है। फलसफे का नाम सुनते ही ना लोग उसे इंतहाई मुश्किल, नाकाबिले फहम, खुश्क और एक ऐसा इल्म समझते हैं जिसका आवाम की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी अशराफिया के लिए एक मुख्तस
ज़हनी अयाशी का इल्म जिसका आम मुआशरे से कोई ताल्लुकदारी नहीं बनती है, और एक ऐसा इल्म जो सिर्फ जमीन से नीचे और आसमान से ऊपर की बातें करता है। और ये बारहा कहा जाता है कि फलसफा मसाइल का अंबार है, फलसफे के पास जवाब नहीं है। 2000 बरस से फलसफे के वही सवालात और मसाइल हैं जिनसे फलसफा आज भी नबुर्दाज़म है। लेकिन जनाब ऐसा नहीं है, क्योंकि फलसफा हमें जिंदगी को समझने में मदद देता है। हर दौर के फलसफियों ने जमाने की सिमत का तायुन किया है, और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फलसफे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फलसफा पढ़ना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, और ये हमारी ज़िंदगियों पर क्या असरात मुरतब करता है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जनाब आज है तलबा का आलमी दिन जिसको मनाया जा रहा है, और तालिब इल्म किसी भी मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि उनके हाथों में मुल्क को कौम की ज़मान कार होती है। और बदकिस्मती से अगर हमारे मुल्क की बात की जाए तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 74 साल में हमारी किसी भी हुकूमत ने तालीम को वह अहमियत ही नहीं दी है जो अहमियत दी जानी चाहिए थी। इसलिए तालीमी लिहाज से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के पस्त तरीन ममालिक में होता है। तो पाकिस्तानी तालीमी इदारों में तलबा को कई किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी तालीमी इदारों में तलबा को कौन कौन से मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ता है, और उसको हल कैसे किया जा सकता है, और फ़लसफ़े पर भी आज हम डिटेल में बात करेंगे। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर तालीम है, मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, और फ़लसफ़े में जनाब ख़ास महारत हासिल रखते हैं। अहमद साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। अहमद साहब, फ़लसफ़े के बारे में सबसे पहले तो आज बात करूँगी। 2 इम्पॉर्टेंट आज डे मनाए जा रहे हैं, एक तो फ़लसफ़े के हवाले से, दूसरा स्टूडेंट्स के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है। जैसे मैंने बात की कि फ़लसफ़े पढ़ने वाले को कहा जाता है वो पागल है, शदाई है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। फ़लसफ़े को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि फ़लसफ़ा है क्या। तो ये आज हमें आप बताएंगे कि फ़लसफ़ा है क्या, दर हकीकत क्या चीज़ है फ़लसफ़ा? आपकी इस बात से मुरीबा मुझे एक बड़ी मशहूर एक मिसाल है वो याद आई कि एक दफ़ा एक कुएं में 4 मेंढक थे। हाँ। तो किसी ने डोल उस कुएं में फेंका, अच्छा। और पानी निकालने के लिए उसमें से एक मेंढक जो था वो उस डोल में ही आया और बाहर निकल आ गया। गया। ठीक है। और वो उसने वहां से ट्रेवल करना शुरू कर दिया। कहीं करीब समंदर था। हाँ। तो समंदर उसने देखा और बड़ा परेशान हुआ, और उसने कहा कि इतना पानी। उसके बाद जब वापस आया और उसने कहा मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ, नीचे उसने छलांग लगाई, अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसने कहा कि आप इतने से पानी को देखते हैं और इसमें खुश रहते हैं, इसमें पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं उधर समंदर देख के आया हूँ और वहाँ पे इतना पानी है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसमें से एक मेंढक ने 2 चक्कर लगाए कुएं के कि इतना होगा। अच्छा। तो नहीं, इससे कहीं ज़्यादा। दूसरा चालाक मेंढक था, उसने 8 चक्कर लगाए। अच्छा। उसने कहा कि नहीं भाई ये तो कुछ भी नहीं है। तीसरे ने 12 लगाए। तो जब तीनों का जवाब नहीं में आया तो तीनों ने मिलकर कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, इतना पानी हो ही नहीं सकता। तो फलसफी भी वो वाला मेंढक है जो दरअसल वो बाहर की हकीकत, ग्रैंड डिजाइन ऑफ यूनिवर्स देखाता है। जब आके वापस अपने लोगों से बात करता है तो उनका टनल विजन होता है। तो जब उनसे बात करता है और वो कहते हैं कि तू झूठ बोलना पे तू पागल है, तुम्हारी बात कैसे हम मान ले? जो हम जानते हैं जिस दुनिया को, दुनिया वही है जो तुम बता रहे हो, पता नहीं वो कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो, ख्वाबों की, ख्यालों की, इमेजिनेशंस की एंड सो फोर्थ। तो शायद ये वजह है कि लोग हमें खपती, पागल, शदाई जो भी कहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि दीवार की उस तरफ क्या है। हम पढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं, हमने दुनिया वो वाली देखी हुई है। वो एक कीड़ा था जो खरगोश के बालों में छुपा हुआ था और जिल्द के पास होता था। बाकी कीड़ों को भी उसी दुनिया का पता था कि ये सारी दुनिया है। एक कीड़ा कोशिश करके जिल्द के ऊपर जो बाल थे उसके नोक पे पहुंच के उसने देखा कि सूरज निकला हुआ है, परिंदे चाह रहे हैं, इतना खूबसूरत दिन और इतना खूबसूरत मौसम। तो उसने वापस जाके उन कीड़ियों को बताया कि बाहर की दुनिया तो बहुत ही खूबसूरत है, तुम कहाँ फंसे हुए हो अंधेरे में। उसने कहा हो ही नहीं सकता, उन्होंने भी नहीं माना। तो अच्छा, ये 2 मिसालें जो है ये भी फलसफियों ने ही दी हैं और ये हमें समझने में मदद देती हैं जो आपका सवाल था। तो ये डिफरेंस है। दरअसल बात यह है कि आप अपने जो दोस्त हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको उठा के अपने लेवल पे लेके आएं। जब आप कोई नई चीज़ पढ़ें तो लाजमन बताएं अपने दोस्तों को कि हमने ये चीज़ पढ़ी है। मतलब मैंने जो एनालिसिस निकाला ये है कि फलसफी जो वो होते हैं जो दुनिया को हमसे ज़्यादा जान रहे होते हैं, उनको परख ज़्यादा होती है दुनिया की कि किस तरह की दुनिया है। अच्छा, लेकिन हमारा जो नौजवान नस्ल है उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? वो क्यों नहीं इस तरफ जाती है, क्यों नहीं फ़िलॉसफी पढ़ती, क्यों नहीं फ़लसफ़ा पढ़ती है, और हमारी ज़िंदगियों में कितना गहरा असर छोड़ के जा सकता है फ़लसफ़ा?
ये सिर्फ हमारे नौजवानों का बहरान नहीं है, पूरी दुनिया में नौजवान ऐसे ही हैं। रसल ने ये कहा, बर्ट्रैंड रसल जो लॉर्ड रसल है, उसने ये कहा कि लोग सोचने से ज्यादा मरने को आसान समझते हैं। सोचना एक मुश्किल काम है। आप लोगों को सोच पे आमादा करें। सबसे पहले तो उनके अकायद पे ज़रब पड़ती है कि हम तो ये जानते थे, हमारा ख्याल ये था, हमने तो टेलीविज़न, रेडियो, अखबारात सुन सुन के फलां को आइडियल बना रखा था। ये फ़लसफ़ी कौन सा है जो हक़ाइक़ बता के हमारे ही बुत को पाश पाश कर रहा है। तो नौजवान सोचना पसंद नहीं करते, नौजवान जज्बात में आना पसंद करते हैं, स्लोगन मॉन्गरिंग करना पसंद करते हैं, इमीडिएटली किसी इमोशनल उसमें ट्रांस में जाना पसंद करते हैं। कूल एंड काम तरीके से बैठ के कलेक्टिव अंदाज में दलाइल को इकट्ठा करना, उनका एनालिसिस करना, फिर कोई नतीजा अख्ज़ करना, ये एक मुश्किल काम है और ये हर एक के बस का काम नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया के नौजवान जो हैं वो इससे ज़रा दूर हैं। लेकिन बहरहाल डेनमार्क में जैसे 8वीं क्लास में एक 8वीं क्लास के उस्ताद ने एक लिखा नॉवल सोफीज वर्ड। सोफीज वर्ड तो क्या खूब, नॉर्वे में नॉर्वेजियन राइटर है जस्टिन गार्डर। उसने इतना अच्छा नावल लिखा मुनीबा के यहाँ के जो असातिज़ा हैं, अगर वो भी पढ़ लें तो अपने आप को समझेंगे कि वो बदल गए हैं। इतना खूबसूरत नावल है सोफीज वर्ड। और ये जो खरगोश की मिसाल मैंने आपको दी थी उसी नावल से दी थी। जी। लेकिन फिर किस तरह हमारी जिंदगियों में किस तरह गहरा असरात छोड़ के जा सकते हैं जो नौजवान नस्ल आगे, इन्होंने हमारी तरक्की की जो राह में गामजन होना है, हमारे पाकिस्तान की आगे उन्होंने कमान संभालनी है, तो क्या उन्हें कहेंगे कि आपने जैसे आपने बताया कि आपने बाहर जाके भी चाइना का भी आपने पढ़ा है और उसके अलावा और भी पढ़ा है, तो आपकी काफ़ी महारत हासिल है अहमद साहब इसमें। वेस्टर्न में अगर हमें पढ़ना चाहिए तो हमें किसको पढ़ना चाहिए? अगर हम इस्लामिक फ़िलासफ़र की बात करें तो उसमें हमें किसको पढ़ना चाहिए जो हमारे किरदार में गहरा असर छोड़ के जाएगी? जी, सबसे जो आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है वो ये है कि नौजवानों को हम क्या कहें, कैसे राग़िब करें। तो सादा सी बात है कि फ़िलासफ़ी जो ये लफ्ज़ है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, फ़िलो और सोफियन। फ़िलो का मतलब होता है लव और सोफियन का मतलब होता है विजडम, दानिश से मोहब्बत, सच से मोहब्बत, हकीकत से मोहब्बत। तो इसको अदरवाइज हम ये कह सकते हैं सर्च फॉर ट्रूथ। हकीकत क्या है? अगेन हकीकत आपकी कुछ और है, मेरी कुछ और है। फिर कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना चाहिए कि जो दोनों हम लोग इस बात पे एग्री करें कि ये 3 लिखा है तो 3 ही लिखा है, 2 जमा 2 4 ही होते हैं। कुछ ऐसी ऑब्जेक्टिव रियलिटी जिसपे हम दोनों एग्री कर सकें। फलसफा हमें ये सिखाता है कि इस ऑब्जेक्टिव रियलिटी तक पहुंचना कैसे है। सिस्टमैटिक अंदाज में सोचना सिखाता है। जी, फलसफा आपको स्ट्रक्चर्ड अंदाज में, सिस्टमैटिक अंदाज में सोचना सिखाता है। और ये इतना बड़ा एहसान है फ़लसफ़े का इंसानियत पे कि बजाय इसके कि आप वाइडली इधर सोचें, फिर उसके बाद अचानक तंदूर का ख्याल आ गया, साथ ही मेट्रो बस का ख्याल आ गया, साथ ही नूरजहां के गाने का ख्याल आ गया, बजाय इसके कि आप रैंडमली इस तरह वाइडली सोचते रहें, स्ट्रक्चर्ड अंदाज में सोचें, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप में सोचें और देखें कि ये चीज़ करने के बाद उसके असरात क्या होंगे और उसके असरात आगे क्या होंगे। तो नस्लों, इसीलिए फ़लसफ़ी जो है वो माजी बैद से मुस्तकबिल बैद की तरफ देखता है, क्योंकि उसके सामने कॉजल रिलेशनशिप, सारा कॉज एंड इफेक्ट की चेन पूरी होती है। तो स्टूडेंट्स को यही कहना चाहिए कि भाई ये उम्मुल उलूम है, मदर ऑफ ऑल साइंसेज। तमाम साइंसेज इसी से निकली है मुनीबा। ड्रामा हो चाहे फिजिक्स हो, ये दोनों, उसका बाप अरस्तू है। अरस्तू ने सब कुछ सारा काम किया, सारी दुनिया के जो उलूम थे उनको इकट्ठा करके उसको सिस्टमेटिक अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया। लिहाजा शायरी हो, मौसीकी हो, किसी भी चीज, ड्रामा हो, थिएटर हो, या फॉर दैट मैटर बॉटनी, ज़ूलॉजी हो, हमें अरस्तू की तरफ ही देखना पड़ता है। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि अगर किसी वेस्टर्न को पढ़ना है तो स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग एरिस्टोटल, अरस्तू से पढ़ना चाहिए। और जो आपका जो तीसरा आखिरी यानी इसका हिस्सा था कि कौन सा मुस्लिम फ़लसफ़ी है जिसको पढ़ना चाहिए, तो मैं बहुत आई एम ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय गज़ाली। इमाम गज़ाली जो हैं, उनके तखस्सुस स्पेशलिटी ये है कि फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी ये है रेने डेकार्ट, और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी ये है सिगमंड फ्राइड। इत्तेफाक की बात ये है कि ये फ्राइड हो या डेकार्ट हो, इन दोनों ने बड़ी ग्रेटली इन्फ्लुएंस कबूल किया गज़ाली से। तो गज़ाली वो अजीम आदमी है कि जिसने एक तरफ तो महज अक्ल जो है, अकली बातें उसका रद्द किया, और दूसरी तरफ उसने एक फिलोसॉफिकल मेथड दुनिया को बताया। उसने कहा कि आप शक से यकीन तक पहुंच सकते हैं, शक का रास्ता इख्तियार करें, जो चीज़ आपको शक में डाले छोड़ते चले जाएं, अल्टीमेटली आप ऐसे ट्रूथ पे पहुंचेंगे जिस पे आप यकीन से कह सकेंगे कि ये फाइनल ट्रूथ है। तो यही बात आगे डेकार्ट ने भी अपनाई, और डेकार्ट इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। तो ही इज द ग्रेटेस्ट फिलोसफर ऑफ द मॉडर्न टाइम्स।
तो इसलिए मगरब में पढ़ना है तो अरिस्टोटल के बाद डेकार्ट को लाजमी पढ़ें, और हमारे यहाँ पढ़ना है तो गजाली को लाजमी पढ़ें, क्योंकि ये उन दोनों के ऊपर खड़ा है, फ्राइड के ऊपर भी और डेकार्ट के ऊपर भी खड़ा हुआ है। तो जनाब ये इस्लामिक फिलोसफर्स पे भी हमने बात कर ली और वेस्टर्न फिलोसफर्स पे भी हमने बात कर ली कि किसको पढ़ना चाहिए। और जैसे मैंने अहमद साहब बताया कि एक तो फलसफे का दिन आज मनाया जा रहा है, दूसरा स्टूडेंट्स के हवाले से भी आज दिन मनाया जा रहा है। तो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स को भी पेश आते हैं, तो स्टूडेंट्स की अहमियत को किस तरह उजागर किया जा सकता है आज के दिन की मुनासबत से? मेरा ख्याल है कि जो सब चीज़ तलब इल्म से शुरू होती है। तलब इल्म से आपके अंदर तलब है कुछ जानने की, तो ये दरअसल फ़लसफ़े का ही एक रास्ता है कि आप मज़ीद जानना चाहते हैं। और फ़लसफ़े की डेफिनेशन भी यही है कि सर्च फॉर ट्रूथ। तो जानना क्यों है? सच जानने के लिए। आपको यहाँ से इस्लामाबाद जाना है तो आपको सच ना मालूम हो तो आप मुल्तान पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद की बजाय। तो तालिब इल्म होना बड़ी शान की बात है, बड़ी अच्छी बात है, और लोग दुआएं मांगते हैं अच्छा तालिब इल्म होने के लिए। बुवली सीना ने कहा था कि तलब इल्म जो है उसकी कैफियत दुआ की है। सब उस्ताद को सुनते हैं लेकिन सब वो हासिल नहीं करते। इसी तरह जैसे कि सब दुआ मांगते हैं, कबूल किसी किसी की होती है, इसी तरह समझ में भी किसी किसी को आती है, हिकमत की बात, उस्ताद की कही हुई बात। तो ये बोली सीना ने ये कहा तालिब इल्मों के बारे में। अच्छा, दूसरा ये कि मेरा ख्याल ये है कि तालिब इल्मों को हम जो टीचर्स हैं हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनको रिकमेंड करें, सोचने पे इनवाइट करें। टीचर का काम महज ये नहीं है कि पहले फैक्ट्स बता दे, पहले फैक्ट्स जरूर बताए, लेकिन नए फैक्ट्स के लिए उनके अंदर इंक्विजिटिव नेचर पैदा करे, सवाल पैदा करे कि इसको क्वेश्चन करें। फलसफे का जो आला तरीन फंक्शन है वो ये है कि हर चीज के बारे में सवाल उठाता है। ये क्या है और ये क्यों है, ये कायनात किस चीज से बनी है और ये क्यों बनी है, मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूं, मेरे पहले क्या था, मेरे बाद में क्या था, जब नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा इस दुनिया को। तो ये बड़े सवालात हैं जो तालिब इल्म को ही ज़ेब देता है कि वो उठाए और अपने उस्तादों से पूछे, इसके जवाब फिर देखे कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स बन चुका होगा। लेकिन दूसरे पैरेलली हम देखते हैं ना, कुछ उस्ताद ऑफेंड भी हो जाते हैं ज़्यादा तालिब इल्म जो है ना, अगर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमने देखा है कि स्टूडेंट्स के बड़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है। यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, तालीमी इदारों में चले जाएं, यूनियन काउंसिल्स की या स्टूडेंट यूनियंस की बड़ी बात की जाती है कि उनके ऊपर काफ़ी अर्सा हो गया बैन लगाया हुआ है कि यूनियंस नहीं बनेंगी। लेकिन इन्हीं से ही हम देखते हैं कि आगे निकलते हैं, लीडर्स बनते हैं, हमारी सियासत में आते हैं लोग। तो यूनियन काउंसिल जो है यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का क्या किरदार है, कितना अहम किरदार है? मुनीबा, ये आपने गोया दुखती रग छेड़ दी। मैं एक छोटा सा वाकया आपको बताता हूँ। मैंने एहसन इकबाल साहब के साथ काम किया कुछ अर्सा, हमारे जो इस वक्त वजीर हैं इस हुकूमत के। तो आसन साहब की बात एक मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो मैं कोट करना चाहता हूँ क्योंकि बड़ी रेलिवेंट है स्टूडेंट यूनियन के हवाले से। उन्होंने कहा कि देखें, हर इदारे की एक बहुत बड़ी ब्रिगेड है अपनी। सही। आप पाकिस्तान आर्मी को देख लें कि तो उनके ऊपर ऑफिसर्स हैं, लेकिन नीचे किस कदर ज्यादा उस इदारे पे जरा सा कोई मुश्किल वक्त आएगा पूरी ब्रिगेड खड़ी होगी, पूरा इदारा। इसी तरह जुडिशरी देख लें, वकीलों से यानी बार एंड बेंच के कितने लोग हैं, मतलब लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में। जब ये वकला तहरीक चली थी तो सारे वकील सड़कों पे थे। सियासतदानों के पास क्या है सिवाय वर्कर के? तो सियासतदानों की कोई ब्रिगेड, जब उन पे मुसीबत पड़ती है तो वो मियाँ साहब कभी कभार कहते हैं मजाक में कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने कदम बढ़ाया, पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं है। तो इसका इलाज ये है कि स्टूडेंट यूनियन हो, ताकि इनके पास नर्सरी से लेके टॉप तक एक पूरी हायरार्की हो, लीडरशिप डेवलप हो। यही वजह थी कि जावेद हाशमी जैसे लोग लीडरशिप में स्टूडेंट यूनियन से आते थे, बड़े बड़े अजीम, उनको बोलना आता था, उनको पॉलिटिकली सोचना आता था, हंगामा आराई नहीं आती थी, उनको डिप्लोमेटिकली बात करना आती थी। ये जो सियासतदान होता है ये डायलॉग करता है, ये मुकालमा करता है, हमारे मसाइल हल करने के लिए मुतहारब जो नहीं होता, अपने अपोनेंट को मुखालिफ बंदे को कुचलता नहीं है, कायल करता है। सारी दुनिया में सुनता है, सुनाता है, बात करता है, अपना मंशूर सामने रखता है। आप अपना मंशूर सामने रखेंगी, मैं अपना मंशूर सामने रखूंगा, उसके बाद हम तकरीरें करेंगे, डिबेट्स करेंगे और लोग हमें वोट देंगे। तो ये एक सही सियासत ये वाली है, यही हुआ करता था। ये देखें कितने टॉलरेंट थे पुराने जो लोग थे, और पुराने लीडरान भी आप देख लें, कैसे टॉलरेंट थे, आराम से धीमे अंदाज में बात करते थे, बात सुनते थे।
लेकिन स्टूडेंट जैसे ही स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी लगाई, वायलेंस आ गई, लोग एक तो डायनेस्टी जो है, खानदान के खानदान, बेटे का बेटा, उसका बेटा, वही मुस्तकिल चलते चले आ रहे हैं। दूसरा ये कि अवाम नास को अंगेज कर ही नहीं पा रहे। तीसरा ये कि जब सियासतदान पे मुश्किल वक्त आता है तो ये चूंकि लोग है ही नहीं, उनके साथ है ही नहीं, उनके खड़े साथ ही नहीं कुछ होते, भी नहीं बिल्कुल है। आप ऐसे ही है। इमेजिन करें, हाँ। सबसे पहले स्टूडेंट यूनियन बने, यहाँ पे पूरी अच्छी तरह पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो। मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, पॉलिटिक्स बुरी चीज नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये अगर इबादत अच्छे है। तरीके से इसको समझा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान वो कहते हैं सोशल एनिमल तो हाँ, है ही, है ही लेकिन है, पॉलिटिकल political एनिमल animal भी है। है। आपको घर में, बाहर, दोस्तों में पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, आपको मैनूवरिंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है किसको कितना टाइम देना है, किसको कितने रिसोर्सेज देने हैं। इट्स ऑल अबाउट द डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, डिवीजन ऑफ लेबर, पॉलिटिक्स जो है। तो आप स्टूडेंट यूनियन बहाल करेंगे तो उनको पॉलिटिक्स करना आएगी, कल को वो यूनियन काउंसिल में जाएंगे, यूसी में लड़ेंगे, काउंसलर बनेंगे, और उसके बाद कल को एमपीए बनेंगे, एमएनए बनेंगे। अब इमेजिन करें ऊपर वजीर है, उसके वो फर्ज करें गुजरात डिवीजन का या फैसलाबाद डिवीजन का, उसके साथ कितने एमएनएज होंगे, उसके नीचे हायरार्की में कितने एमपीएज, उसके साथ कितने यूनियन काउंसलर्स, उनके आगे वर्कर्स जो हैं, तो कितनी बड़ी ब्रिगेड हायरार्की होगी, लाखों लोग होंगे। तो किसी एक पार्टी के, किसी एक सियासतदान पे मुश्किल वक्त आएगा तो खुद इसके अपने लोग वोटर ना भी निकले तो इसके अपने लोग ही लाखों हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा, जो है ना ये जिसका हम नुकसान हो रहा है। यूनियंस नहीं है तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि वो ये एक जागीरदाराना एक रिवाज चल रहा है, जिसका बाप सियासत में था, उसका बेटा, और वो वही सारी हिरारकी, जैसे आपने भी बात की कि वही आती जा रही है। नया लीडर तो हमें कोई नजर ही नहीं आ रहा, और यही इसी तरह बैन रहेगा तो आने वाले दिनों में तो हमें पर कुछ नजर ही नहीं आएगा, वही पुराने लोग ही आते जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसला है, अलमिया है ये तो। अलमिया है। मीडिया को इस्तेमाल करके आप किसी का ब्रांड तो बना सकते हैं, लेकिन लोगों के जहनों में पॉलिटिक्स कैसे डाली जाए, सियासत कैसे डाली जाए, सियासत का जो सॉफ्टर इमेज है या सॉफ्टर साइड है, उसके बारे में लोगों को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। जब हर घर में एक दो लड़का लड़की अपने अपने यूनिवर्सिटी में किसी यूनियन के साथ होंगे तो वो घर वालों को भी अंदर कायदाना सलाहियतें पैदा होती हैं। उन्हें पता होता है कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पर किस तरह चीजों को मैनेज करना है, फिर उससे आगे जाएंगे तो उस तरह किस तरह मैनेज करना है। जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, मामलात भी बढ़ते हैं, और उनको किस तरह टेकल करना है उन्होंने। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये सही बात है, ऐसे ही है। तो आप मुतालिबा हम भी कर सकते हैं कि इनको इनके ऊपर से बैन हटाया जा सके। देखिए जी, फलसफे के तालिब इल्म होने के नाते फलसफा जो बहुत सारी चीजें सिखाता है, उसमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी सिखाता है कि आपका अकायद, आपका नजरिया कुछ भी है, सियासी इख्तलाफ है हमारा चाहे, तो हम एक जगह पे बैठें और पीसफुली हम बात करें। तो जब स्टूडेंट यूनियन आएंगी उससे ट्रेनिंग होगी हर बच्चे की कि वो पीसफुली बैठ सके एक दूसरे के साथ। और आगे जो हमारी सियासत में जो इतनी खचाखच चीजें चल रही होती है, उनमें भी हम कुछ बेहतरी ला सकते हैं इन सारी तमाम तर चीजों से। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब शायर हैं, मुसन्निफ हैं, हमारे साथ आज मौजूद थे। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। फलसफे के हवाले से जनाब हमने बात की है, और स्टूडेंट्स के हवाले से, क्योंकि उनका भी आलमी दिन मनाया जा रहा था कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टूडेंट यूनियन को दोबारा से बहाल किया जाए, इस पर भी बात की है। मुझे अब आपने इजाजत देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।